हेलो एवरीवन, आई होप यूर ऑल फाइन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स और ये लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं। उनमें हमने एंजाइम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो वो लेक्चर ज़रूर सुने, ताकि लेक्चर नंबर 3 में होने वाली डिस्कशन का आपको अंदाज़ा हो सके, उसकी आपको समझ लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे एंजाइम इनहिबिशन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंजाइम इनहिबिशन है क्या। ठीक है, देखिए एंजाइम इनहिबिशन से मुराद है कि एंजाइम को इनहिबिट कर देना, मतलब कि एंजाइम जो काम कर रहे हैं उस काम को स्टॉप कर देना, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देना। एंजाइम की एक्टिविटी क्या है कि ये सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सेल के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। सेल के अंदर नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए एंजाइम्स का काम करना, प्रॉपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम्स सेल के अंदर अपना काम करना बंद कर देंगे, अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, तो डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शंस भी स्लो हो जाएंगे, इवन स्टॉप हो जाएंगे, और किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर नहीं होगा, जिसकी वजह से लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एंजाइम्स का काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। इनहिबिट से इनहिबिशन निकला है। इनहिबिट मीन टू स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझना है एंजाइम इनहिबिशन से क्या मुराद है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एंजाइम के काम करने के अमल को स्टॉप कर देना। तो ये तीन तरह से होता है: कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ओके, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो तीन तरह से एंजाइम इनहिबिशन होती है सेल्स में, टिश्यूज में। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। ठीक, चले वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो बेटा नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले आप समझे कि होता क्या है। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, पहले आप इसको समझे। अब नॉर्मली होता है कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये देखिए ये एक एंजाइम है और ये है इसका सबस्ट्रेट। ठीक हो गया, ये हो गया इसका सबस्ट्रेट। नॉर्मली क्या होगा कि देखिए ये सबस्ट्रेट बिल्कुल इसकी एक्टिव साइट की तरह का है। अब ये एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट के लिए बनी है, तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, चले ये जुड़ गया इसके साथ, जिससे क्या होगा कि ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तो नॉर्मली हो रहा है ना, सेल के अंदर जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वो है कि किस तरह से एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दिस इज नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, ओके। बट सम टाइम देयर इज अ कॉम्पिटिटर, ठीक है, सम टाइम कुछ कॉम्पिटिटर होते हैं। कॉम्पिटिटर क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ये आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये सबस्ट्रेट की जगह इस एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह ये जो इनहिबिटर है, ये वाला, ये इनहिबिटर जो है इस सबस्ट्रेट की जगह यहाँ पर आके एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी इसकी तरह का है, दोनों में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, तो ये भी इस एक्टिव साइट में आके फिट हो सकता है, आके जुड़ जाएगा। लेकिन इसके जुड़ने से केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज नहीं बनेगी, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो क्या हुआ है कि जब सेल के अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल आ जाए, इस तरह के इनहिबिटर आ जाए, तो वो क्या होता है कि वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट करके उनकी एक्टिव साइट पर आके जुड़ जाते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान में कॉम्पिटिशन की वजह से इनहिबिशन हुई है, इसलिए इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। तो चलिए आप स्टडी करते हैं। सम सब्सटेंसेस Some substances have structural similarity with substrate। देखें, ये अभी मैंने आपको बात बता दी है कि ये वो सब्सटेंस है जिसकी सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। सो बोथ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट। अब ये और ये दोनों इस एक्टिव साइट के लिए लड़ेंगे आपस में। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर ये
इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर आके ऑक्यूपाई कर जाता है तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा। अगर ये इनहिबिटर आके जुड़ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा। दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, सो दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज ऑफ रिवर्सिबल टाइप। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल किया जा सकता है, इसको रिकवर किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डायग्राम। देखें, इसको फिर से देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक एंजाइम, ठीक है, ये बेटा उसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के ऊपर मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में काफी कुछ डिस्कस किया है, आप उसको जरूर सुनिएगा। अब ये है एक्टिव साइट, ठीक है, ये एक्टिव साइट जो है इसके अंदर ये कैविटी सी है, ठीक है। अब होता यूं है कि ये है इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं जो कि सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं फिर इस एक्टिव साइट के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोस्टली जो है इनहिबिटर आके इस एक्टिव साइट के ऊपर आके ऑक्यूपाई कर जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। अगर हम ये देखें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो बढ़ गया है। अब क्या होगा कि ये ज्यादा है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मिकदार में ज्यादा है एज कंपेयर टू इनहिबिटर। तो क्या होगा कि इनहिबिटर को एक्टिव साइट के साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा कंपीट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ये जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, तो इनके जुड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये इसके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, इसके साथ ज्यादा अटैच होंगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रोसेस को रोक दिया जाए, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम देखें, ये भी वही है, ये है एंजाइम और ये है इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट और ये है इसका इनहिबिटर। तो देखिए दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं। समटाइम क्या होता है कि जब ये इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ आके जुड़ जाएगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो तब बनेगा जब नॉर्मल सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन जब इनहिबिटर जुड़ेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से कोई भी रिएक्शन आगे नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। सो दिस इज इनहिबिशन, दिस इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो आपको पता चल गया कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये भी वही डायग्राम है, आप देखें कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आएगा तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेटा एग्जांपल जो है हमारे पास बहुत जबरदस्त एग्जांपल हमारे पास मेलानिक एसिड की है। लेकिन इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सबसे पहले आपने मेरी बात पे गौर करना है, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अपने पास पेंसिल और नोटबुक जरूर साथ रखा करें, ठीक है, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो डिस्कस कर सकें, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट हुई, एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं या पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरह से चीजों को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, एक ब्रॉड एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे, मैं बार बार ये कहता हूं, तो हर तरह का टॉपिक आप जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चले, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम बेटा क्या करता है कि ये नॉर्मली सेल में मौजूद सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। दिस एंजाइम नॉर्मली कन्वर्ट सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो सबस्ट्रेट है, नॉर्मल सबस्ट्रेट है, वो सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, सक्सेनिक एसिड है। लेकिन सेल में मौजूद म्यूलैनिक एसिड, सेल में मौजूद म्यूलैनिक एसिड की सक्सेनिक एसिड से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। इसका ये मतलब हुआ कि म्यूलैनिक एसिड जो है वो सक्सेनिक एसिड का कॉम्पेटिटर है, इसके साथ कॉम्पीट करेगा डिहाइड्रोजनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट को लेके। तो क्या होगा कि अगर सक्सिनिक एसिड की जगह सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के ऊपर मिलोनिक एसिड आके जुड़ गया,
तो सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सक्सेनिक एसिड इसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ा ही नहीं है। इसकी एक्टिव साइट के साथ एक कॉम्पेटिटर मिलानिक एसिड आके जुड़ गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, और ये एग्जांपल पूछी भी गई है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं। एसिटाजोलामाइड, ये क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी जो भी ये कर रहे हैं उसके लिए ये क्या है, इनहिबिटर्स हैं एसिटाजोलामाइड, ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो एलोप्यूरिनॉल की है। समटाइम जिन लोगों को यूरिक एसिड प्रॉब्लम होता है, जिनके अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा होता है, ठीक है, जो भी एंजाइम यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है उसके लिए डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं एलोप्यूरिनॉल। अब बेटा एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की क्या है, इनहिबिटर है। ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाएगी। एलोप्यूरिनॉल जो है ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ आके जुड़ जाएगी, इसकी एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाएगी, जिससे जो है यूरिक एसिड की फॉर्मेशन फिर नहीं होगी। यानी जो एंजाइम यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो रोक देगी। ठीक हो गया। Competitive inhibitors form enzyme inhibitor complex and inhibit the enzyme from acting on proper substrate। पूरी की पूरी बात की समरी ये 2-2.5 लाइनों में मैं बता रहा हूं आपको कि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब एंजाइम की नॉर्मल एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। और याद रहे कि जब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो रिजल्टेंटली कुछ नहीं बनता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लॉक एंड की जैसे हाइपोथेसिस को समझने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट के पास जो बेस्ट एविडेंस है लॉक एंड की मॉडल का, जो ईमेल फिशर ने दिया था, उसका सबसे बेस्ट एविडेंस जो है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है। तो जब साइंटिस्ट ने सेल्स के अंदर ये फिनोमिना स्टडी किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तब उनको लॉक एंड की मॉडल जैसे हाइपोथेसिस को समझने में हेल्प मिली, ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस हैज बीन इफेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस बात को भी आपने समझना है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त नहीं थी हुई, तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे, जब एंटीबायोटिक नहीं थी, वो क्या करते थे, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए सल्फा ड्रग्स का यूज करते थे। अब बेटा सल्फा ड्रग्स जो है ये क्या काम करती है, नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। फॉलिक एसिड उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वो एंजाइम जो फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फा ड्रग उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाएगी और सल्फा ड्रग वहां पर इनहिबिटर के तौर पे बिहेव करेगी, ठीक है। अब सल्फा ड्रग का कंपटीशन किसके साथ होता है, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं कि पी अमाइनो बेंजोइक एसिड को क्या करते हैं, फॉलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सल्फा ड्रग उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाती है, ठीक है। सल्फा ड्रग जो है वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती थी। तो देखिए अभी भी कुछ लोग जो हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं प्रैक्टिस करते हैं, ये सल्फा ड्रग्स वगैरह देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। ओके, नाउ वी कम्स टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सम इनहिबिटर्स like poisons do not compete for active sites of enzyme but destroy the structure of enzyme। काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। चले इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा था कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट ठीक हो गया और ये हो गया इसका सबस्ट्रेट। अब ये है इसका नॉर्मल जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो उसके साथ जाके जुड़ गया, थोड़ी देर की रिएक्शन स्टॉप हुआ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिवर्सिबल हो गया, काम खत्म, नॉर्मल हो गया, बस ठीक हो गया, ओके। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं लाइक पॉइजन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। किसी तरह भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएंगे या कहीं पर भी वो इसको डैमेज कर देंगे, जिससे इसकी
शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी, परमानेंट लॉस होगा, परमानेंट नुकसान होगा। ठीक है, आप ये देखें इंजाइम जो है वो इसकी एक्टिव साइट जो है लेट्स सपोज इस तरह की होगी। ठीक हो गया। इस मॉलिक्यूल ने जो कि पॉइजन है, कोई भी पॉइजन हो सकता है, साइनाइड इज बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि इस एक्टिव साइट को बिगाड़ बिगाड़ रहा है, इसकी शक्ल को डैमेज कर रहा है। अब डेफिनेटली बेटा इसकी एक्टिव साइट जो है वो परमानेंटली खराब हो गई है, तो ये कभी भी किसी सबस्ट्रेट को अपने साथ नहीं जोड़ सकता, ना इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मोस्टली जो पॉइजन है फिर वो कैसे काम करते हैं, जब भी कोई इंसान कोई भी एनिमल जब पॉइजन ले लेता है तो उसके अंदर पॉइजन डाल दिया जाता है, तो बुनियादी तौर पर वो पॉइजन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स में मौजूद एंजाइम के एक्टिव साइट्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नॉर्मल सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ पाता और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये परमानेंट नुकसान है। देखें इस मॉलिक्यूल का बेटा, इस मॉलिक्यूल का इस सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, नो। इसका तो था ना, ये दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी इसलिए इनमें कंपटीशन था। इसलिए यहां पर नॉन इसलिए कहा गया है, ये नॉन है। ठीक है, मतलब इसका इस सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट ये आएगा और एंजाइम को डीनेचर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे एंजाइम को परमानेंट नुकसान होगा। तो देखिए अगर एंजाइम को परमानेंट नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पर भी केमिकल एक्टिविटी रुक गई है, एंजाइम कोई काम नहीं कर रहे, सेल के अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। इसलिए पॉइजन लेने से ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं या दूसरे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। एज ए रिजल्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड। देखिए ना, जब जैसे ये जहर जो जहर का मॉलिक्यूल कोई भी पॉइजन इसके साथ आके जुड़ेगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर को अल्टर्ड कर दिया जाएगा, यानी चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील हो जाएगी। दिस फेल्स टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस फेल्स टू ऑकर। ठीक है, वही बात कि जैसे इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, ना तो ये सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ेगा और ना ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और ना ही कोई रिएक्शन आगे चलेगा। ठीक, दिस इनहिबिशन इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है, यानी कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है। याद करना है, अपने साथ साथ नोट कर लें कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉइजन मॉलिक्यूल है वो एंजाइम की पूरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और दोबारा कभी भी एंजाइम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता, नॉर्मल शेप में नहीं आता, और ना ही कभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए ये जो है ये इनहिबिशन इरिवर्सिबल है। ठीक है, ओके, यहां पर अब इसको समझते हैं। देखिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में डायग्राम के थ्रू हम जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कंपटीशन हो रहा है दोनों के दरमियान में। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कोई भी मॉलिक्यूल लाइक मेलोनिक एसिड है। ठीक है, और ये सक्सेनिक एसिड है। सक्सेनिक एसिड नॉर्मल सबस्ट्रेट है और मेलोनिक एसिड जो है इसका जो है वो इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो मान लीजिए कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके मिलोनिक एसिड जुड़ गया है, ये सबस्ट्रेट जुड़ गया है। अब सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ पा रहा, तो थोड़ी देर के लिए केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया। अगर इसको रिकवर ना किया गया तो माइट भी ये परमानेंट नुकसान हो जाए। ठीक है, माइट भी, लेकिन ये रिवर्सिबल है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आया है, कोई भी पॉइजन, इसने क्या किया है, आते ही जैसे ही एंजाइम के साथ जुड़ा है, इसने एंजाइम की एक्टिव साइट को ही खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देखिए एंजाइम की पूरी शेप है ये अल्टर्ड हो गई है, बदल गई है। अब कोई भी सबस्ट्रेट इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने कोई एक्टिव साइट को नुकसान नहीं था पहुंचाया। ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये नॉर्मल हो सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने परमानेंटली नुकसान किया है एंजाइम का। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। साइनाइड। बेटा साइनाइड के बारे में ये बोला जाता है कि आज तक कोई इंसान इसका टेस्ट ही नहीं बता पाया। जिसको भी साइनाइड मिला है ना, जिसने भी आज तक साइनाइड खाया, वो इस काबिल रहा ही नहीं है, वो जिंदा रहा ही नहीं है ये बताने के लिए कि इसका टेस्ट किस तरह का है। इतना खतरनाक होता है ये साइनाइड। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? आपको पता है हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। रेस्पिरेशन में आप ये आगे चल के हम देखेंगे इसको सारा जो भी हम देखेंगे।
ठीक है। अब ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एसेंशियल फॉर मेमेलियन सेल टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम है जो नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है उसको परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। इट हैज ऑन सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट और साइटोक्रोम बट इट एक्ट्स एट सम अदर साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है। अब होता यूं है कि साइनाइड इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जाके रिएक्ट करता है और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या करता है, इसको इसकी स्ट्रक्चर को जो है तबाह कर देता है, परमानेंटली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वही बात जो हमने पीछे देखी है। तो साइनाइड जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को परमानेंटली जो है वो तबाह कर देगा, इसकी की सारी स्ट्रक्चर खराब कर देगा, जिसकी वजह से मैमेलियन सेल्स के अंदर या एनिमल्स में या इंसान के अंदर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, एटीपी की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी और एनिमल की या हमारी जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। DEP डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। DEP ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके नॉलेज के लिए है। ये चीजें आप स्टडी करेंगे तो आप 100% जो है वो एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ बहुत रिस्ट्रिक्टेड लेवल तक ना पढ़ें, जो आपकी बुक्स में बताया गया है सिर्फ उसी को रट्टा ना लगाएं। जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं अपनी FSC BSc में 10th में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, अब उन चीजों के अलावा चीजों को डिस्कस करें, दूसरी बुक्स को भी डिस्कस करें। जैसे कि मैंने दूसरी बुक्स को डिस्कस किया है, मुख्तलिफ सोर्सेज से इन चीजों को इकट्ठा किया है ताकि मैक्सिमम लेवल तक जाके एग्जाम को समझा जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। DEP डाई आइसोप्रोपाइल fluorophosphate inhibit the enzyme capable of catalyzing hydrolysis of ester and peptide linkage। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ना कि हमारे सेल्स में अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक हो गया। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ते हैं तो फैट्स बनते हैं। तो ये जो है वो एंजाइम जो कि नॉर्मली फिर हमने उन पॉलीपेप्टाइड को और उन फैट्स को तोड़ना भी होता है जब डाइजेशन होती है। ठीक है, उनको हमने तोड़ना भी होता है। तो होता ये है कि ये जो एंजाइम है उन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी सॉरी ये जो DEP है ये क्या करता है कि उन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं एस्टर की और पेप्टाइड लिंकेज की। पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड एस्टर इज फाउंड बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स चेन, यानी फैट के दरमियान में। तो इनकी ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम के को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी जिसकी वजह से ये जो है ये टूट नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये एसिटाइल कोलिन जो हमारे ब्रेन में जो बनता है, एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन, एस्ट्रेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन एंजाइम्स को ये जो है ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है। ओके, नाउ आइडो एसिटामाइड इनहिबिट एंजाइम विच हैव सल्फा हाइड्रल और अमेडाजोल ग्रुप। ठीक है, अमेडाजोल ग्रुप ये भी एग्जांपल है। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं ताकि आप इसको नोट कर लें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डिक्रीज द maximum velocity of enzyme but they have no effect or Km। ठीक है। अब ये पॉइंट्स मैंने इसलिए ऐड किया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम बट दे हैव नो इफेक्ट और Km। ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैं जब ग्राफ डिस्कस करूंगा आपसे तब मैं वहां पर ये डिस्कस करूंगा। लेकिन चूंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से जो है रेलेवेंट था इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है। याद रहे कि इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। यहाँ पर जस्ट आप इसको नोट करें कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कर क्या रहा है कि आगे चल के जो हम Vmax और Km वगैरह पढ़ेंगे उसको ये किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है। तो बेटा हमारा जो लास्ट वन इनहिबिशन है, एंजाइम इनहिबिशन, वो है फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सुने जरा। अब मैं इसको अगेन जो है वो डायग्राम की मदद से पहले आपको समझाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। देखिए समटाइम क्या होता है कि एंजाइम्स के अंदर अदर देन एक्टिव साइट एक और साइट होती है। ठीक है, देखिए ये हो गई इसकी एक्टिव साइट। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी एक्टिव साइट। आगे मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर जरा हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि हमें मुश्किल ना हो। ये हो गई बेटा इसकी एक्टिव साइट। ठीक है,
ये होगी इसकी एक्टिव साइट और ये है इसकी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये होगी इसकी एलोस्टेरिक साइट। अब ये एलोस्टेरिक साइट जो होती है ना, ये बेटा एक्टिव साइट्स के अलावा होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ओके, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। जब सबस्ट्रेट इसके साथ आके जुड़ेगा तो एलोस्टेरिक साइट जो है वो क्लोज हो जाएगी। आपको पता है कि ये दोनों साइट्स जो हैं एक वक्त में एक साइड ही ओपन रह सकती है। अगर यहाँ पर कोई आके चीज जुड़ जाएगी एलोस्टेरिक पे तो एक्टिव साइट क्लोज हो जाएगी, अगर एक्टिव साइट पर आके कोई चीज जुड़ गई है तो एलोस्टेरिक साइट क्लोज हो जाएगी। तो दोनों एक वक्त में कोई एक ही ओपन रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है क्लोज हो जाएगी। चले इसको बाद में हम देखते हैं। तो होता यूं है कि देखें क्या हो रहा है कि नॉर्मली अब ये इसको क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी ये सही नहीं बन रहा, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ये बन गए प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा, ओके। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट बनते गए, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट बन गए और इतने ज्यादा प्रोडक्ट तो सेल को चाहिए ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, हर चीज में ज्यादती नुकसानदेह है। तो जब इंजाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना देते हैं तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है सेल्स के अंदर। ऑटोमेटिकली होता यूं है कि इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट जो है वो जाएगा, ठीक है, और इसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक हो गया, यहां पर ये एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके जुड़ जाएगा। इसी का प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया है वो एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ जाएगा। तो बेटा जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ेगा तो एक्टिव साइट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। फिर कोई भी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आके नहीं जुड़ेगा और रिएक्शन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, तब तक जब तक ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये कंज्यूम नहीं हो जाते। वेरी वेरी सिंपल। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि यहाँ पर ये इतने ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे तो इनमें से फिर क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेंगे। एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ने से क्या होगा कि ये जो एक्टिव साइट है ये क्लोज हो जाएगी, फिर मजीद कोई प्रोडक्ट इसके साथ सबस्ट्रेट इसके साथ आके नहीं जुड़ेगा। तो दिस इज फीडबैक इनहिबिशन, इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इसे बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। accumulation of end product cause inhibition in the activity of the first enzyme of the series। very very simple बेटा कि जैसे जैसे देखें ये accumulation हो गई है। अब इंजाम, ये वाला इंजाम इसने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना लिए थे और बहुत ज्यादा जो एंड प्रोडक्ट है यानी जो है ये जमा हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इनमें से एक कोई सबस्ट्रेट जो है वो जाएगा और इसकी एक्टिव साइट के साथ जा सॉरी एलोस्टेरिक साइट के साथ जाकर जुड़ेगा और इसकी एक्टिविटी को वो स्टॉप कर देगा। अब ये आगे इसको पिक्चर से भी हम समझेंगे। दिस इनहिबिशन इज ड्यू टू फाइनल एंड प्रोडक्ट विच इज टोटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक और फीडबैक इनहिबिशन। ये सारी की सारी बात मैंने आपको समझा दी। एंड सच एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम। तो आगे ना एमसीक्यू, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि एंड प्रोडक्ट बनने पर जब बहुत ज्यादा एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उन्हीं में से कोई एंड प्रोडक्ट जो है जो कि सबस्ट्रेट की तरह का नहीं होता वो आता है और एंजाइम के अंदर मौजूद एक एलोस्टेरिक साइट के साथ आकर जुड़ता है, जिससे एक्टिव साइट क्लोज हो जाती है और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता, फिर कोई फर्दर सबस्ट्रेट आके नहीं जुड़ता। इसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। लाइक दिस, ये एलोस्टेरिक एंजाइम था। ठीक हो गया, ओके। अब इस पिक्चर से इसको समझते हैं। देखिए ये एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है, एंजाइम 3 है, एंजाइम 4। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया गया आपको। मान लीजिए यहाँ कोई प्रोडक्ट सबस्ट्रेट आया, वो सबस्ट्रेट इसके साथ आके जुड़ा, ओके, और एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, यानी वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ यानी इंटरमीडिएट बन गया, वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कहलाएगा, ओके। अभी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, अभी वो एंजाइम, ये सबस्ट्रेट आया इसके साथ जुड़ा, इंटरमीडिएट बना। अब ये इंटरमीडिएट इसका सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, अब ये एंजाइम जो प्रोडक्ट बनाएगा वो इसका इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बना, अब ये इंटरमीडिएट इसका सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ जुड़ा, ठीक है, और इसने जो कुछ बनाया वो इसका प्रोडक्ट था, ठीक है। अब ये जो भी बना है वो इसका सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ आके जुड़ गया, ठीक है, और फाइनली एक प्रोडक्ट बन गया। ये पूरे का पूरा जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए देखिए कितने ज्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पूरे का पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। तो जब बेटा ऐसे होता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे चलता है, तो मेटाबॉलिक पाथवे के एंड पे जो चीज बन रही है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे
तो उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट आएंगे और इस एंजाइम की एक एलोस्टेरिक साइट के साथ अदर देन एक्टिव साइट उसके साथ जुड़ेंगे, जिससे ये मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाएगा। यानी कि जाहिर है जो भी सबस्ट्रेट फिर आके इसके साथ जुड़ना है वो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ कोई प्रोडक्ट आके जुड़ गया है। तो मजीद फिर रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस। ठीक है, द एलोस्टेरिक एंजाइम बियर टू टाइप साइट्स। देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम किस तरह के एंजाइम होते हैं, इनमें दो तरह की साइट्स देखने को मिलती हैं, एक्टिव साइट्स और एलोस्टेरिक साइट। ठीक है बेटा, एक्टिव साइट तो वो है जिसके साथ नॉर्मली सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है, ये एक्टिव साइट कहलाएगा। एलोस्टेरिक साइट क्या है, अदर देन एक्टिव साइट। अदर देन एक्टिव साइट द साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे। ठीक हो गया। अब एलोस्टेरिक साइट के साथ आके प्रोडक्ट जुड़ेगा। The end product combines with the allostatic site of enzyme and checks its catalytic activity, और फिर इसकी catalytic activity को चेक करता है, यानी कंट्रोल करता है। चेक मीन टू कंट्रोल। तो यहाँ पर ये सारी बात मैंने क्लियर कर दी आपको पीछे कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो आके इसकी एलोस्टेटिक साइट के साथ जुड़ेगा और रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। Due to change in shape of enzyme, so the active site of enzyme become unfit for making complex with its substrate। तो देखे ना, जब सबस्ट्रेट आके प्रोडक्ट आके उसकी एलोस्टेटिक साइट के साथ आके जुड़ा था तो एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो गई थी, उसकी एक्टिव साइट जो है वो क्लोज हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर कोई भी फर्दर सबस्ट्रेट उसके साथ आके नहीं जुड़ पाया, तो लिहाजा कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी और इस तरह एंजाइम एक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो देखें इस तरह ये जो हमने चीज देखी है इसको यहां से भी देख लेते हैं। ये एंजाइम है, ये बेटा इसकी एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, और ये होगी इसकी एक्टिव साइट, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, ये जो है इसके साथ ये इसकी एक्टिव साइट है, नॉर्मल सबस्ट्रेट इसके साथ आके जुड़ेगा। जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे तो क्या होगा कि यही प्रोडक्ट फिर एलोस्टेरिक साइट के साथ आके जुड़ेंगे। जब ये प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट के साथ आके जुड़ेगा तो ये जो एक्टिव साइट है ये क्लोज हो जाएगी, फिर कोई भी सबस्ट्रेट जो है, कोई भी सबस्ट्रेट इसके साथ आके नहीं जुड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा जब तक कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो जाते। Inhibition, the inhibition यानी end product is also called modulator, very important MCQ। The inhibition end product is also called modulator। The allosteric inhibition is reversible। Allosteric inhibition reversible है। देखिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है और एलोस्टेरिक इनहिबिशन रिवर्सिबल है। दो इनहिबिशंस रिवर्सिबल हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है वो इरिवर्सिबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या बात हो रही है, चीजों को गहराई में जाके अपने समझना है। ओके, द एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज रिवर्सिबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन द सेल फॉल्स। मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे ही वो सारे के सारे प्रोडक्ट अगेन यूज हो जाएंगे, फिर से वो एलोस्टेरिक साइड से सबस्ट्रेट उतरेगा और एक्टिव साइड फिर से ओपन हो जाएगी और फिर से ये प्रोसेस जो है वो रीस्टोर हो जाएगा और फिर से एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगी, ये एग्जांपल भी नोट कर लें कि आपको इस तरह की एग्जांपल एस्कुरेशिया बैक्टीरिया के, एस्कुरेशिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोलिसिन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, इसको आपने नोट कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ आइसोल्यूसिन, चले हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइसोल्यूसिन इज stopped further when it has been formed to in optimum quantity threshold value। आमतौर पे बैक्टीरिया को नॉर्मली जिंदा रहने के लिए आइसोल्यूसिन की जरूरत होती है, लेकिन जब बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा आइसोल्यूसिन बन जाता है तो वही आइसोल्यूसिन क्या करता है कि उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड के साथ जाके जुड़ जाता है जो कि आइसोल्यूसिन की फॉर्मेशन कर रहा था। बिल्कुल वही है, जस्ट ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है, जिससे फर्दर आइसोल्यूसिन की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। सो द एंड प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन वर्क एज इनहिबिटर एट द फर्स्ट स्टेज। Similarly, hexokinase during glycolysis in respiration acts on glucose to form glucose 6-phosphate and which inhibit the activity of hexokinase। इस बात को जरा समझे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेटा। देखिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है,
हेक्सोकाइनेज एंजाइम बुनियादी तौर पर क्या करता है, एटीपी से जो है वो क्या करता है, फास्फेट को निकालता है और ग्लूकोज के साथ जाके जुड़ देता है। ठीक है, आपने पढ़ा ना ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर सबसे पहले जब ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल आता है उसकी फौरन फास्फोरिलेशन कर दी जाती है। एटीपी से एक फास्फेट जो है उस ग्लूकोज के अंदर ऐड कर दिया जाता है जिससे वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज 6 फास्फेट जमा हो जाएंगे तो वही ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है, ठीक है, वो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को रोक भी देंगे। अब बहुत सारे जब ग्लूकोज 6 फास्फेट जमा हो जाएंगे तो वो उनमें से एक ग्लूकोज 6 फास्फेट जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेटिक साइट के साथ जाके जुड़ेगा, जिससे क्या होगा कि फर्दर रिएक्शन नहीं चलेगा, कोई भी फिर फर्दर ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये भी एमसीक्यू पूछा गया है। डकलक्स जो हैं 1883 में इन्होंने एंजाइम ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया, नेमिंग एंजाइम्स बाय यूजिंग द सफिक्स एज, यानी कि कोई भी एंजाइम है उसके एंड पे एज लगा दें, जिसके जो भी मतलब कोई भी सब्सटेंस है जो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है, जो प्रोटीन को तोड़ रहा है, ठीक है, तो उसके आगे एज लगा दे तो क्या बन गया, प्रोटीएज। जो लिपिड को कर रहे हैं लाइपेज, जो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को कर रहे हैं वो आप एज उनके आगे लगा दें। ठीक है, जो भी मेरे अभी ज़हन में नहीं है। एनीवे आप जस्ट इस डकलेक्स जो हैं इन्होंने एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया, इन्होंने प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंजाइम्स बाय यूजिंग द सफिक्स एज को आगे ऐड करके। ठीक है, according to IBU यानी International Union of Biochemistry, the enzymes are classification, ठीक है, the enzymes are classified 6 groups on the basis of type of reaction they catalyze। तो इनको तीन जो 6 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज वन बाय वन हम देखेंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज वेरी वेरी सिंपल, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाएंगे यार, सिंपल सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, देख लेते हैं। Transfer of HO atoms or electrons from one substance to another, for example cytochrome oxidase and alcohol dehydrogenase। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक है, गलती है, इसको ठीक कर लिए, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो होता यूं है कि इंजाइम क्या करते हैं, अब आपको पता ना ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि जिस भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसकी रिडक्शन होगी, जिससे निकलेगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को सब्सटेंसेस के अंदर लेना देना, ये सारे का सारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज इसकी एग्जांपल है। ट्रांसफरेज ये क्या करेंगे, ट्रांसफर अ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी ये ग्रुप है जैसे मिथाइल ग्रुप CH3, एसाइल, अमाइनो, ठीक है, NH2 फॉस्फेट। ठीक है, ये सॉरी ये फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट ये गलती से लिखा गया है, इसको काट दें। और फॉस्फेट, ठीक है, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, ये एंजाइम क्या करते हैं कि ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको पकड़कर, एक फॉस्फेट को पकड़ा, ठीक है, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप को पकड़ा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह असाइल ग्रुप को पकड़ा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह ये ग्रुप्स को एक मॉलिक्यूल से निकालकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल की केमिकल नेचर में चेंज आता है। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसफरेज है। आप देखें ट्रांसमिनेज और काइनेज इसकी एग्जांपल है, हेक्सोकाइनेज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज। अब इसमें होता क्या है कि चलें समझ लेते हैं काइनेज एंजाइम क्या करता है कि एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ग्रुप है ना फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे। इन एंजाइम में क्या करना है कि एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को निकालना है और ग्लूकोज को दे देना है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा या व्हाट्सएवर जो भी उसने बनना है। लेकिन इसका काम ये इतना है कि ये एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकालेगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर देगा। ठीक हो गया। नाउ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम है। आपको पता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या काम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब तोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कैसे वो तोड़ते हैं कि उनके अंदर वो वाटर को ऐड करते हैं।
बाय एडिंग द वाटर, वो उनके अंदर वाटर ऐड करके फिर उनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ठीक हो गया। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसकी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के अंदर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, एस्ट्रेज, फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीजेस वगैरह वगैरह। तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन एंजाइम के अंदर जो मैं आपको ग्रुप्स बता रहा हूँ, ये ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ग्रुप की जो वो आपको एग्जांपल जो है वो पता होनी चाहिए कि किस ग्रुप में कौन सा एंजाइम है और वो क्या काम करता है। यही एमसीक्यूज है जस्ट। ठीक है, नाउ लाइएजेस, ठीक है, विदाउट वाटर कैटालाइज द क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा, ये वाले जो एंजाइम है, ये वाले हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं बाय एडिंग वाटर। ये बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं वाटर को ऐड करके। लेकिन ये जो है लाइएजेस, ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स तो तोड़ते हैं लेकिन विदाउट एडिंग वाटर। ये क्लीवेज करते हैं, कट लगाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, और किसी भी ग्रुप को वहां से रिमूव कर देते हैं विदाउट हाइड्रोलिसिस, बगैर पानी को ऐड किए ये बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। अब ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं मेनली, ये कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड में, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर वगैरह वगैरह, इनके बॉन्ड्स, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है इनके ऊपर ये एक्ट करते हैं और इनको तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज और फ्यूमेरेज और एल्डोलेज जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, isomerase catalyze the arrangement of molecular structure to form isomers, for example phosphohexoisomerase। ठीक है, जस्ट एग्जांपल नोट करें आप अपनी आइसोमरेज। ये सारी बातें जब हम वो क्रेब साइकिल या फिर बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक फर्दर स्टडी करेंगे तब वहां पर ये सारी बातें अगेन डिस्कस होंगी, अगेन इन चीजों को मैं रिवाइज करवाऊंगा वहां पर। ठीक है, तो अभी चूंकि एंजाइम वाला चैप्टर चल रहा है तो अभी आपने सिर्फ एंजाइम की मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमने डिस्कस करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। जस्ट अभी एग्जांपल्स को आप नोट करें। ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये आइसोमराइजेशन करवाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लाइगेज और सिंथेटेज। ठीक है, ये ज्वाइन करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड विद ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। इनका बेटा ये काम है कि इनको आपस में जोड़ेंगे। लाइगेज जोड़ना, सिंथेटेज, लाइगेज या सिंथेटेज यानी कि फॉर्मेशन करना, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना और किसी नए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना। ठीक है, लेकिन ये ऐसा तभी कर पाएंगे जब इनको एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बाय यूजिंग विद द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ठीक हो गया। तो ये जो है इसकी एग्जांपल जो है वो असाइल कोएंजाइम ए है, सिंथेटेज, पायरुवेट और कार्बोक्सिलेज है। ये जस्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एग्जांपल्स नोट करनी है आपने, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो बेटा आज जो हमने अपने लेक्चर में चीज डिस्कस की है वो एंजाइम इनहिबिशन के बारे में डिस्कस किया है, और हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में समझने की कोशिश की है कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है वो किसने हमें ये सिस्टम दिया, और एंजाइम को कितने ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, 6 में, किस किस बुनियाद पर किया है, कौन कौन से क्राइटेरिया पर किया है। जितने भी 6 ग्रुप हैं उनके ग्रुप्स के नाम भी याद करने हैं आपने, उनके एग्जाम्पल्स को भी अपने नोट करना है। ठीक है, तभी जाकर आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्दर ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी एंजाइम्स की रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, वेरी वेरी थैंक यू।